नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल का दर्द, मन की पीड़ा जुबान पर आ ही गई। मोदी ने कहा कि बिहार में जिस तरह आरजेडी और कांग्रेस के मंच से उनकी दिवंगत मां को गाली दी गई, वो उनके दिल में तीर की तरह चुपी है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को यह बात पच ही नहीं रही है कि एक गरीब पिछड़े वर्ग की मां के बेटे को देश की करोड़ों माताओं ने आशीर्वाद दिया, मां भारती की सेवा का बार बार अवसर दिया। इसीलिए मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए शहजादे उनकी मां को गाली दे रहे हैं। मोदी ने कहा कि हमारे देश में मां का स्थान तो देवी देवताओं के भी ऊपर माना गया है। मां साक्षात देवी होती है, मां पूज्य होती है। इसीलिए मां को गाली देकर कांग्रेस और आरजेडी ने जो महापाप किया है उसे देश कभी माफ नहीं करेगा। मोदी ने कहा अब यह बिहार के हर नौजवान की जिम्मेदारी है कि कांग्रेस और आरजेडी के नामदारों को गलती का एहसास कराएं, हर मां बहन बेटी से माफी मांगने के लिए मजबूर करें। मोदी ने कहा कि बिहार की मां बहन बेटियां हर गली हर चौराहे पर जहां कांग्रेस और आरजेडी के नेता मिले उन्हें वहीं पकड़ें और नारी शक्ति का एहसास कराएं। नरेंद्र मोदी की इस भावुक अपील के बाद बिहार में जगह जगह प्रोटेस्ट शुरू हो गए। एनडीए ने 4 सितंबर को बिहार बंद का ऐलान किया है। मोदी ने आज जिस तरह से मां को गाली दिए जाने का मुद्दा उठाया, उसका बिहार की सियासत पर क्या असर होगा, इस पर कांग्रेस और आरजेडी के बड़े बड़े नेता खामोश क्यों हैं? क्या बीजेपी बिहार में महिलाओं के सम्मान को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाएगी? क्या यह गलती कांग्रेस और आरजेडी को भारी पड़ेगी? इन सारी बातों की चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सुनाता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दर्द। असल में नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार की महिलाओं को अपना रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए और जो महिलाएं पहले से रोजगार कर रही हैं उन्हें काम बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक की मदद देने का फैसला किया है। इसके लिए आज कैबिनेट ने 20,000 करोड़ रुपए की राशि मंजूर कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज बिहार राज्य जीविका निधि शाखा सहकारी संघ लिमिटेड का इनॉग्रेशन किया। सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी जीविका दीदियों की मदद के लिए 105 करोड़ की जीविका निधि बिहार सरकार को दी। इस कार्यक्रम में बिहार के हर जिले की हजारों महिलाएं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ी। प्रधानमंत्री मोदी भी इस मौके पर वर्चुअली मौजूद थे। बिहार के अलग अलग जिलों की माताओं बहनों को सामने देखकर नरेंद्र मोदी भावुक हो गए और उन्होंने अपने दिल का दर्द माताओं और बहनों के साथ शेयर किया। मोदी ने कहा कि बिहार में कुछ दिन पहले जो कुछ हुआ उसकी उन्होंने कल्पना नहीं की थी। कांग्रेस और आरजेडी के मंच से उनकी मां को बुरी बुरी गालियां दी गई। मोदी ने कहा उनकी मां तो दुनिया में भी नहीं है, उनका तो राजनीति से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, फिर भी उनकी मां को अपशब्द कहे गए, मां को गालियां दी गई। आखिर मां की गलती क्या थी? उनका अपमान क्यों किया गया? मोदी ने कहा कि माताओं बहनों के सामने अपना दर्द वो इसलिए बता रहे हैं जिससे उन्हें इस तरह की हरकतों को सहने की ताकत मिले। वो विचलित हुए बिना मां भारती की सेवा में लगे रहे। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां बहन बेटी का अपमान है। मुझे पता है आप सबको भी बिहार की हर मां को, बिहार की हर बेटी को, बिहार के हर भाई को ये देख सुनकर कितना बुरा लगा है। जब इतनी सारी माताएं बहनें मेरे सामने हैं तो आज मेरा मन भी
मेरा दुख आपको साझा कर रहा हूं ताकि मेरी पीड़ा आप माताओं बहनों के आशीर्वाद से मैं इसे झेल पाऊं। मेरी उस मां को जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। माताएं बहनें, मैं देख रहा हूं आपके चेहरे, आपको भी कितना दर्द हुआ होगा। मैं देख रहा हूं कुछ माताओं की आंख में आंसू मुझे नजर आ रहे हैं। ये बहुत ही दुख देने वाला है, कष्ट देने वाला है, पीड़ा देने वाला है। क्या गुनाह उस मां का, क्या गुनाह जैसे भद्दी गालियां सुना दी जाए। आज मोदी ने जिस अंदाज में बात की, जिस दर्द भरी आवाज में अपनी मां का जिक्र किया, उससे जाहिर था कि दरभंगा में कांग्रेस और आरजेडी के मंच से जिन गालियों का इस्तेमाल किया गया, जिस तरह माइक पर मोदी की मां के लिए अपशब्द कहे गए, उसने मोदी को जबरदस्त दुख पहुंचाया है। मोदी ने आज गरीबी में बीते अपने बचपन, उस दौरान मां के संघर्ष को याद किया। मोदी ने कहा कि उनकी मां ने बहुत मुश्किलें झेली, तकलीफें उठाकर उनका पालन पोषण किया और फिर अपने बेटे को अपनी सेवा के कर्तव्य से मुक्त करके मां भारती की सेवा की अनुमति दे दी। मोदी ने कहा कि हर गरीब मां अपने बच्चे के लिए हर कष्ट उठाती है, लेकिन जब उसी मां को गाली दी जाए तो कितना दुख होता है ये उनका बेटा ही समझ सकता है। उनके मन में असहनीय पीड़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मां को गाली देने वालों को मोदी भले ही माफ कर दे, लेकिन जनता कभी माफ नहीं करेगी। ये बात कांग्रेस और आरजेडी को याद रखनी चाहिए। हर मां अपने बच्चों को बहुत तपस्या करके पालती है। बच्चों से बड़ा मां के लिए कुछ नहीं होता है। मैंने भी बचपन से अपनी मां को ऐसे ही रूप में देखा था। उन्होंने बहुत गरीबी में बहुत सारी तकलीफें सहते हुए अपने परिवार को, हम सब भाई बहनों को पाला था। मुझे याद है, बारिश का मौसम आने से पहले मां इस कोशिश में जुट जाती थी कि छत न टपके, ताकि उसके बच्चे चैन से सो सके। मां बीमार होती थी, फिर भी पता तक नहीं चलने देती थी, काम करती रहती थी, काम पर जाती थी। वो जानती थी कि अगर उसने एक दिन आराम किया तो हम बच्चों को दुख सहना पड़ेगा। कठिनाइयों का पता मेरे पिताजी को भी लगने नहीं देती थी मां। वो अपने लिए कभी कोई नई साड़ी तक खरीदती नहीं थी। वो एक एक पाई जमा करती थी ताकि अपने बच्चों के लिए एक जोड़ी कपड़ा बनवा सके। उस मां को गाली पड़ती है तब पीड़ा असह्य हो जाती है, वेदना असह्य हो जाती है। मैं बिहार की जनता के सामने मां को गाली देने वालों से कहना चाहता हूं, मोदी तो तुम्हें एक बार माफ कर भी देगा, लेकिन भारत की धरती ने मां का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया है।
इसलिए आरजेडी और कांग्रेस को 7 बहिनी से माफी मांगनी चाहिए, छठी मैया से माफी मांगनी चाहिए। साथियों, मैं बिहार के लोगों से भी कहूंगा, इस अपमान की जवाबदेही तय करवाना बिहार के हर बेटे की भी जिम्मेदारी है। आरजेडी कांग्रेस के नेता जहां भी जाएं, जिस गली, जिस शहर में जाएं, उन्हें चारों तरफ से एक आवाज सुनाई देनी चाहिए। हर गली मोहल्ले में से एक ही आवाज आनी चाहिए, मां को गाली नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इज्जत पर वार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आरजेडी का अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कांग्रेस का वार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मां का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे सीधे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि गरीबी क्या होती है, एक गरीब मां अपने बच्चों को कैसे पालती पोसती है, इसका अंदाजा सोने चांदी के चम्मच लेकर पैदा हुए शाही युवराजों को नहीं है। मोदी ने कहा कि ये युवराज सत्ता को अपना अधिकार समझते हैं, इसीलिए जब गरीब मां का बेटा आगे बढ़ता है, देश की बागडोर संभालता है, तो शहजादों को यह बात हजम नहीं होती, इसीलिए ये लोग उसे गाली देने लगते हैं। मोदी ने कहा कि इतिहास गवाह है कि कांग्रेस ने पहले भी उन्हें अनगिनत गालियां दी हैं। बिहार में कांग्रेस के नेता इतने बौखलाए हुए हैं कि उनके लिए तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मोदी ने कहा कि नामदार भूल जाते हैं कि जनता सब कुछ देख रही है। एक गरीब मां की तपस्या, उसके बेटे की पीड़ा, ये शाही खानदानों में पैदा हुए युवराज नहीं समझ सकते। ये नामदार लोग तो सोने चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। वो तो यही मानते हैं कि देश और बिहार की सत्ता इन्हें अपने खानदान की विरासत लगती है। इन्हें लगता है कुर्सी इन्हें ही मिलनी चाहिए। लेकिन आपने, देश की जनता जनार्दन ने एक गरीब मां के कामगार बेटे को आशीर्वाद देकर प्रधान सेवक बना दिया। ये बात नामदारों को पच नहीं रही है। कोई पिछड़ा, अति पिछड़ा आगे बढ़ जाए, ये कांग्रेस के तो कभी बर्दाश्त नहीं हुआ है। इनको लगता है नामदारों का तो अधिकार है कामदारों को गालियां देना। इसलिए आए दिन ये गालियों की झड़ी लगा देते हैं। आपके भी कान पे पड़ा होगा कि मुझे भी इन्होंने कैसी कैसी गालियां नहीं दी। कभी ये मुझे नीच कहते हैं, गंदी नाली का कीड़ा कहते हैं, जहर वाला सांप बोलते हैं। आपने तो अभी अभी सुना होगा, यहां बिहार चुनाव में भी मुझे तू तड़ाक करके गाली देकर इनकी नामदार वाली सोच बार बार उजागर हो रही है।
नरेंद्र मोदी ने आज तेजस्वी यादव और आरजेडी को चेतावनी दी। मोदी ने कहा कि आरजेडी के राज में बिहार की माताओं बहनों ने कैसे हालात झेले हैं, ये सबको पता है। बहन बेटियों ने ही बिहार में बदलाव की शुरुआत की थी। इसीलिए आरजेडी के लोग बिहार की बेटियों से बदला लेने की ताक में बैठे रहते हैं। जब जब मौका मिलता है उनके मन का जहर बाहर आ जाता है। आरजेडी के दौर में जब बिहार में अपराध और अपराधी बेलगाम थे, जब हत्या, फिरौती और बलात्कार सामान्य बात थी, आरजेडी सरकार हत्यारों और बलात्कारियों को संरक्षण देती थी। आरजेडी के उस राज की सबसे ज्यादा चोट किसे उठानी पड़ती थी? बिहार की मेरी माताओं को, बिहार की मेरी बेटियों को, बिहार की मेरी बहनों को, हमारी बिहार की महिलाओं को उठानी पड़ती थी। महिलाएं घर से बाहर निकलने में सुरक्षित नहीं थी। उनके पति, उनके बेटे शाम तक जिंदा घर लौटेंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं होता था। कब उनका परिवार उजड़ जाएगा, कब फिरौती के लिए उन्हें अपने जेवर बेचने पड़ जाएंगे, कब कोई माफिया उन्हें घर से उठवा लेगा, कब उनका सुहाग उजड़ जाएगा। हर महिला इसी खौफ में जीती थी। बिहार लंबी लड़ाई लड़कर उस अंधेरे से बाहर निकला है। आरजेडी को हटाने और बार बार हराने में बिहार की आप सभी महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसलिए आरजेडी हो या कांग्रेस, ये लोग आज सबसे ज्यादा आप सभी महिलाओं के प्रति भी बौखलाए हुए हैं। बिहार की हर महिला को इनकी मंशा समझनी चाहिए। ये लोग आपसे बदला लेना चाहते हैं। ये मौके की तलाश में हैं ताकि आपको सजा दे सके। प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली देने का इशू ऐसा है कि इसका कोई दूसरा पक्ष तो हो ही नहीं सकता। सबको इसकी निंदा करनी चाहिए। लेकिन तो भी मैं आपको दूसरा पक्ष सुना देता हूं। कांग्रेस और आरजेडी के नेता कैसे डिफेंसिव हैं, यह दिखा देता हूं। दोनों पार्टियों के किसी बड़े नेता ने आज इस मुद्दे पर कोई बात नहीं की। सब खामोश रहे। न तेजस्वी का कोई बयान आया, न राहुल गांधी कुछ बोले। कांग्रेस और आरजेडी के प्रवक्ता जो भी बोले, उन्होंने यह कहकर इस मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश की कि राजनीति का मुद्दा नहीं है। बीजेपी के नेता वोट के चक्कर में इसे इमोशनल इशू बनाने में लगे हैं। कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं ने कहा, जिस शख्स ने प्रधानमंत्री को गाली दी उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। सरकार उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। इस पर बयानबाजी की क्या जरूरत। तारिक अनवर कांग्रेस के अकेले ऐसे नेता निकले जिन्होंने आज भी अपनी पार्टी को डिफेंड करने की कोशिश की। तारिक अनवर ने कहा कि मोदी तो प्रधानमंत्री हैं, वो सार्वजनिक मंच से किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं यह पूरा देश जानता है। जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। सारे देश को याद है कि उन्होंने राहुल गांधी जी की माता और कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया जी के बारे में क्या कहा था। सबों को याद है कि उन्होंने उनको संबोधन किया था जर्सी गाय से। उसी तरह से समय समय पर जो उनकी भाषा रहती है
हमेशा प्रधानमंत्री की। कभी वो कहते हैं कि अगर कांग्रेस जीत जाएगी तो मंगलसूत्र उतार के ले जाएगी, आपकी बेटियों को उठा के ले जाएंगे। इस तरह की भाषा का जो प्रधानमंत्री इतने बड़े पद पर और संवैधानिक पद पर रहते हुए बोलता हो, तो एक मामूली का चलता फिरता कार्यकर्ता अगर इस तरह की का लैंग्वेज या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल उसने किया, और उस मंच पर न राहुल गांधी थे न कोई इंडिया गठबंधन के कोई नेता थे, उस मंच से उसने अगर कुछ बोला है वो निंदनीय है। हम उसको कंडेम करते हैं, हम उसकी इजाज़त नहीं देते हैं। लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री को, भाजपा के नेताओं को, आरएसएस के नेताओं को अपने आप को संयम करने की ज़रूरत है। आप जैसा बोलोगे वैसे ही तुमको लोग आईना दिखाएंगे। तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य का भी रिएक्शन आया। रोहिणी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने विरोधियों के लिए कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। चुनाव के दौरान बीजेपी के नेताओं ने उनके लिए कितने अपशब्द कहे, क्या उसके लिए बीजेपी के नेता माफी मांगेंगे? रोहिणी ने कहा कि बिहार की जनता बीजेपी के सियासी ड्रामे में नहीं फंसेगी। ठीक बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी, किसी को हक नहीं है किसी के माँ बहन को गाली देने के लिए। सेम चीज उन पे भी लागू होता है जब वो अपने मंच पे सोनिया गांधी जी के लिए और जितने भी कांग्रेस की जो महिला लोग थी उनके लिए भद्दी भद्दी बातें बोली गई, उसके लिए तो आज तक प्रधानमंत्री जी ने माफी नहीं मांगा। और रहा बिहार में, बिहार की बेटी को कितना गाली दिया गया इलेक्शन के समय, उन्हीं के पार्टी के हैं उप मुख्यमंत्री, तो आज तक उन्होंने माफी मांगा? बिहार की बेटी को अपमान हुआ, उसके लिए बिहार की जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। अपनी मां को गाली दे जाने पर प्रधानमंत्री मोदी का दर्द छलकना स्वाभाविक है। कोई भी बेटा अपनी मां के लिए गाली सुनकर आहत होगा। उनकी मां का तो 3 साल पहले देहांत हो चुका है। वो कभी राजनीति में नहीं रही, उन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। क्या उनको सिर्फ इसलिए गाली दी गई क्योंकि उनका बेटा देश का प्रधानमंत्री है? जिस दिन कांग्रेस और आरजेडी के मंच से मोदी का नाम लेकर मां की गाली दी गई थी, उसी दिन राहुल और तेजस्वी उसकी निंदा कर देते तो उनका क्या बिगड़ जाता? उसके बाद भी कई दिन तक उनकी यात्रा जारी रही। अगर वो दुख प्रकट कर देते तो शायद इतना बड़ा इशू न बनता। पर शायद दोनों नेताओं की ईगो बहुत बड़ी है। पहले कांग्रेस के एक नेता ने इसे बीजेपी की साजिश बताया, फिर दूसरे ने इसे एक मामूली कार्यकर्ता का काम कहा, फिर बाकी नेता गिनाने लगे कि बीजेपी के किस किस नेता ने क्या क्या गाली दी। राजनीति में गाली गलौज का कोई स्थान नहीं है, उसकी निंदा होनी चाहिए। लेकिन पहले क्या हुआ, इससे कांग्रेस के मंच से मां को गाली देने का लाइसेंस तो नहीं दिया जा सकता। भारत के लोग गाली गलौज की भाषा को कभी अप्रूव नहीं करते, इसीलिए राजनीतिक तौर पर तेजस्वी को नुकसान होगा। उन्हें एक दिवंगत मां के अपमान की कीमत चुकानी पड़ेगी। अब बात मुंबई की। मराठा आंदोलन के कारण पिछले 5 दिनों से मुंबई वाले जिन मुश्किलात को झेल रहे थे, आज उससे मुक्ति मिल गई। कोर्ट की सख्ती और सरकार की नरमी से बीच का रास्ता निकला। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे मनोज जरांगे पाटिल ने आज अपना अनशन तोड़ दिया। अपने सपोर्टर्स को मुंबई से वापसी का आदेश दे दिया। असल में महाराष्ट्र सरकार ने जरांगे पाटिल की कुछ मांगें मान ली, कुछ पर विचार करने के लिए वक्त मांगा। इसके बाद बात बन गई। आज मराठा आरक्षण उप समिति के प्रमुख और मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल, कैबिनेट मिनिस्टर शिवेंद्र राजे भोसले, जयकुमार गोरे, माणिकराव कोकाटे और उदय सामंत मनोज जरांगे पाटिल से मिलने आजाद मैदान पहुंचे। सरकार की तरफ से ड्राफ्ट प्रपोजल पढ़कर सुनाया गया। जरांगे पाटिल को बताया गया कि सरकार ने हैदराबाद गजट लागू करने की उनकी बात मान ली है। इसके साथ साथ गंभीर मामलों को छोड़कर आंदोलन के दौरान जिन लोगों पर केस दर्ज हुए हैं उन्हें सरकार वापस ले लेगी। आंदोलन के दौरान जिन मराठों की मौत हुई है, सरकार उनके परिवारों को मुआवजा देगी, नौकरी भी देगी। सरकार की तरफ से कहा गया कि जरांगे पाटिल 17 गजट लागू करने
और मराठों के सगे संबंधियों को भी आरक्षण देने की जो मांग कर रहे हैं, ये मसले पेचीदा हैं, इसलिए उन्हें तुरंत मानना संभव नहीं है। सरकार को थोड़ा वक्त चाहिए। सरकार के प्रपोजल पर मनोज जरंगे पाटिल ने आजाद मैदान में मौजूद अपने सपोर्टर से बात की। सबकी रजामंदी के बाद जरंगे पाटिल ने अपना अनशन खत्म करने का ऐलान कर दिया और वादे के मुताबिक सरकार ने भी बिना देर किए ड्राफ्ट प्रपोजल पर सरकारी आदेश जारी कर दिया। जैसे ही सरकार के फैसले के बारे में जरंगे पाटिल ने अपने समर्थकों को जानकारी दी, आजाद मैदान में जश्न शुरू हो गया। ढोल ताशे बजने लगे। आजाद मैदान, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल और उसके आसपास के इलाकों में आंदोलनकारियों ने अपनी जीत का जश्न मनाया और फडणवीस सरकार का शुक्रिया अदा किया। मुंबई के आजाद मैदान के बाहर आप देख सकते हैं कि किस तरह से सेलिब्रेशन चल रहा है, जश्न चल रहा है। कंधों पर मनोज जरंगे पाटिल जैसे दिखने वाले व्यक्ति को बिठाया गया है और इस वक्त आप देखिए कि किस तरह से एक जो पारंपरिक ढोल है वो यहाँ पर बजाया जा रहा है। सरकार का बहुत आभारी हूँ मैं, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, एकनाथ शिंदे, आपका आभारी हूँ। देवेंद्र फडणवीस। बिल्कुल देखिए, इस वक्त यहाँ पर जो जश्न मना रहे हैं ये लोग, जश्न बिल्कुल वाजिब है कि मराठा समुदाय जो मांग लेकर यहाँ आया था। बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो अभी तक निश्चित नहीं है, कैसे सरकार इन मांगों को मानेगी, नहीं मानेगी और किन किन मुद्दों को माना है, ये ऑफिशियल जीआर आने के बाद ही साबित हो पाए। असल में हैदराबाद गजट लागू होने से मराठाओं को कुनबी जाति का सर्टिफिकेट हासिल करने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। महाराष्ट्र सरकार हर गांव में एक समिति का गठन करेगी जिसमें ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम राजस्व अधिकारी और सहायक कृषि अधिकारी शामिल होंगे। ये समिति हैदराबाद गजट के आधार पर डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करेगी और फिर उन्हें कुनबी का सर्टिफिकेट मिलेगा। इससे फायदा ये होगा कि अब मराठाओं को कुनबी सर्टिफिकेट लेने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आंदोलन खत्म होने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा उन्हें इस बात की खुशी है कि आंदोलन करने वालों ने कानूनी मजबूरियों को समझा, सरकार की नीयत पर भरोसा किया, सरकार ने भी उनकी बात को समझा, इसलिए बीच का रास्ता निकला। हम लोगों ने इसमें से मार्ग निकाला है। जो उनकी सबसे अहम मांग थी कि हैदराबाद गैजेटियर को लागू करना चाहिए, उस मामले में हमारा कोई दूसरा मत नहीं था, लेकिन उस मांग के साथ उनका जो कहना था कि इसको एक साथ सभी को आप लागू कर दीजिए, तो हमने उनको ये समझाने की कोशिश की कि आरक्षण जो होता है वो समूह को नहीं, वो व्यक्ति को होता है। व्यक्ति को आरक्षण मांगना पड़ता है, इसलिए इस प्रकार का निर्णय नहीं हो सकता। उसके लिए कोई ना कोई सबूत देना पड़ता है। सबूत के तौर पर ये हैदराबाद गैजेटियर काम में आएगा, क्योंकि हैदराबाद गैजेटियर में जब उनके दादा परदादा का नाम ये कुणबी जाति में अगर रहेगा तो उसका फायदा उनको मिलेगा और नियम के अनुसार उनको उसका सर्टिफिकेट मिलेगा, उनको आरक्षण मिल पाएगा। उन्होंने भी वो स्वीकारा, तो हमारे लिए फिर मार्ग आसान हुआ। मराठवाड़ा में जो मराठा समाज है उसके लिए जो एक तकलीफ थी कि मराठवाड़ा ये चूंकि निजाम के राज में था, वो अंग्रेजों के राज में नहीं था, इसलिए वहां पर एविडेंस का एक बड़ा प्रॉब्लम था, साक्ष्य मिलते नहीं थे, तो इसके कारण वो साक्ष्य मिलेंगे। मैंने पहले दिन से भूमिका रखी कि हम लोग कहीं पर भी मराठा और ओबीसी ऐसा विवाद नहीं होने देंगे। हम लोग जो निर्णय करेंगे वो निर्णय किसी एक का निकाल के दूसरे को देने का निर्णय नहीं होगा, दोनों को समान निर्णय करेंगे, दोनों को फायदा होगा ऐसा निर्णय करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि वो हमने किया और मुझे आज इस बात की खुशी है कि हम लोग एक अच्छा निर्णय ले पाए, जिसके कारण मराठा समाज को बड़े पैमाने पर अब फायदा होने वाला है। अब जरांगे पाटिल के सपोर्टर्स वापस लौट रहे हैं। रेलवे ने आंदोलनकारियों की सहूलियत के लिए 2 स्पेशल ट्रेन शुरू की हैं। सड़कों पर जो हजारों गाड़ियां पार्क की गई थी वो भी हट गई हैं। ट्रैफिक अब नॉर्मल हो रहा है। आंदोलन खत्म होने से सरकार के साथ साथ मुंबई के लोगों ने भी राहत की सांस ली। मंगलवार सुबह आजाद मैदान, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और बीएमसी हेडक्वार्टर्स के बाहर जो तस्वीर थी, शाम होते होते उससे बिल्कुल ही उल्टी तस्वीर नजर आने लगी। जो प्रोटेस्टर्स की गाड़ियां थी, जो सवेरे तक यानी मंगलवार सुबह तक इन सड़कों पर, इन फुटपाथ पर जमे बैठे थे, गाड़ियों में सो रहे थे, वहीं खा रहे थे, और कई ऐसी गाड़ियां लगी थी जिसमें
खाना इन्हें सप्लाई किया जा रहा था। और दूसरी तस्वीर, सवेरे जब यहाँ पे लोग पहुंचे थे तब यहाँ पर गंदगी थी, बहुत ज्यादा गंदगी थी। शाम होते होते वो भी साफ हुई है, क्योंकि अब प्रोटेस्टर्स जो है मुंबई से बाहर निकल रहे हैं। ये हालत सिर्फ इस सड़क की नहीं है, दक्षिण मुंबई के अलग अलग जो इलाके हैं, चाहे वो मरीन ड्राइव हो या फिर मरीन लाइंस का इलाका हो, फोर्ट का इलाका हो या फिर एमआरए मार्ग का इलाका हो, फ्रीवे की तरफ जाने वाला इलाका हो, इन सब की तस्वीर शाम होते होते, यानी मंगलवार सुबह में जो तस्वीर थी, शाम होते होते पूरी तस्वीर बदली है। और आप देखिए, कई आपको ऑफिस से घर जाने वाले लोग भी बड़े आराम से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सवेरे जब ये ऑफिस पहुंच रहे थे तब दोनों तरफ गाड़ियां थी और किसी तरीके से अपने ऑफिस पहुंचे थे, लेकिन शाम होते होते अब ये ऑफिस से लौटने वाले लोग भी आराम से इन सड़कों से होकर जा रहे हैं। मराठा आरक्षण का मुद्दा बहुत पेचीदा है। सरकार के लिए इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति है। मराठा खुद को पिछड़े वर्ग में शामिल करने की मांग करते हैं। अगर सरकार मांग मान लेती है तो पिछड़े वर्ग के नेता आंदोलन शुरू कर देते हैं। अगर सरकार मराठों की मांग न माने तो उनकी नाराजगी झेलनी पड़ती है, और यह सिलसिला 40 साल से चल रहा है। इसलिए मामला लटका रहा। देवेंद्र फडणवीस की तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने संयम से काम लिया, किसी तरह की सख्ती नहीं की, बीच का रास्ता निकाला, मनोज जरांगे पाटिल को मना लिया और मुंबईकरों को मुसीबत से राहत दिला दी। हालांकि हाईकोर्ट ने जो सख्त रुख दिखाया, पुलिस को दोपहर 3 बजे तक आंदोलन करने वालों की गाड़ियों को मुंबई से बाहर करने, सड़कों पर कब्जा करके बैठे मनोज जरांगे पाटिल के सपोर्टर्स को बाहर निकालने और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ एक्शन लेने का आदेश दिया। उसका प्रेशर मनोज जरांगे पाटिल पर भी था। जरांगे पाटिल को मालूम था कि पुलिस मजबूरी में ही सही, लेकिन कोर्ट के आदेश का पालन तो करेगी, कार्यकर्ताओं के साथ सख्ती करेगी। मुसीबतें झेल रहे मुंबई के लोग भी उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे। इसलिए इज्जत बचाने का एक ही रास्ता था, सरकार जो कुछ दे रही है उसे ले लिया जाए। मनोज जरांगे पाटिल ने यही किया। इसलिए कोर्ट की सख्ती, देवेंद्र फडणवीस के संयम और मनोज जरांगे पाटिल की समझदारी से रास्ता निकला। मुंबई के लोगों को परेशानियों से निजात मिल गई। अब आपको सावधान करने वाली एक खबर बताता हूं। आजकल डीप फेक और एआई वीडियोस के जरिए लोगों को ठगने का धंधा जोरों से चल रहा है। इससे आपको सावधान रहने की जरूरत है। और इसका एक एग्जाम्पल है, ठगों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का फेक एआई वीडियो बनाकर इसे सोशल मीडिया के जरिए सर्कुलेट किया। इसके बाद हाई रिटर्न्स का झांसा देकर लोगों को करोड़ों रुपए की चपत लगा दी। देहरादून में एक ऐसे ही रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। इस गैंग ने निर्मला सीतारमण का एक फेक वीडियो दिखाकर लोगों को छोटे इन्वेस्टमेंट से लाखों रुपए कमाने का लालच दिया। एक शख्स इस गैंग के चंगुल में फंस गया और ठगों ने इस बिजनेसमैन से 65 लाख रुपए ठग लिए। देहरादून पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों की गिरफ्तारी नोएडा से हुई है। जांच में पता लगा इन साइबर ठगों के हैंडलर्स विदेश में बैठकर रैकेट चला रहे थे। गैंग के लोग छोटे छोटे व्यापारियों को हाई रिटर्न का लालच देकर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए कहते थे। लोगों को शक ना हो, उनकी स्कीम पर भरोसा हो, इसलिए ऐसा वीडियो बनाया गया जिसे देखकर किसी को भी लगेगा ये वाकई में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं जो इस स्कीम को प्रमोट कर रही हैं। ये सरकारी स्कीम दे लगती है, लेकिन हकीकत में ये वीडियो पूरी तरह फर्जी है, झूठा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये एक एआई जनरेटेड डीप फेक वीडियो है। I have excellent news for you today. You have a unique opportunity to join an official government project developed with the support of India's Ministry of Economics, which can change your life forever. I personally guarantee payments of up to 1 million to 500,000 rupees monthly to everyone who joins this program before the day ends. These aren't just words. This is a real chance to transform your life. By investing just 21,000 rupees, you could earn 1 million to 500,000 rupees per month. No work or financial knowledge needed. I personally guarantee the safety of your funds
and data confidentiality. How it works? Register for the program, deposit 21,000 peso SIC currency inconsistency. Funds remain in your account, withdraw any time. ये वीडियो फर्जी है, निर्मला सीतारमण का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसको देखकर कोई भी सोचेगा अगर देश की फाइनेंस मिनिस्टर कुछ कह रही हैं तो शायद सच होगा। लोगों को ये पता नहीं चलता कि ये डीप फेक वीडियो है, ये झूठा है, फर्जी है, और ठग ऐसे ही वीडियोस के जरिए लोगों को फंसाते हैं। इस वीडियो के साथ एक लिंक दिया गया, जब कोई व्यक्ति इस लिंक पर क्लिक करेगा तो उसमें एक ऐप इंस्टॉल करने के लिए कहा जाएगा, और जैसे ही कोई व्यक्ति उस फर्जी ऐप को डाउनलोड कर लेगा तो ये ठग उस व्यक्ति से उसकी डिटेल्स मांगेंगे, फ़ोन नंबर, ईमेल, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक, सारी डिटेल्स मांगेंगे, और इसके बाद ये ठग व्हाट्सएप, टेलीग्राम या ईमेल के जरिए कांटेक्ट करेंगे। ये ठग अपने आप को फाइनेंशियल एक्सपर्ट बताएंगे, एडवाइजर बताएंगे, और इसके बाद किसी इन्वेस्टमेंट ऐप में निवेश करके हाई रिटर्न का झांसा देंगे। जब कोई व्यक्ति इनके जाल में फंस जाता है तो शुरू में उसे अच्छा रिटर्न देते हैं। निवेश करने वाला व्यक्ति उस पैसे को ऐप से निकालकर अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लेता है। ये सारा नाटक किसी भी इन्वेस्टर का भरोसा जीतने के लिए किया जाता है, और इसके बाद ये ठग उसी व्यक्ति को ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने के लिए कहते हैं, और जैसे ही वो ज्यादा पैसे लगाता है ऐप में उसे बहुत ज्यादा रिटर्न दिखाई देता है, लेकिन जब वो व्यक्ति उस पैसे को निकालने की कोशिश करता है तो फंड ट्रांसफर करने का ऑप्शन बंद हो जाता है, और इस तरह जालसाजों के झांसे में आकर बहुत से लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई लुटा देते हैं। एक एग्जांपल आपको बताता हूं। रुड़की के एक व्यक्ति को 65 लाख रुपए का चूना लगा है। इस व्यक्ति ने पैसा इन्वेस्ट करने के लिए गूगल पर सर्च किया तो फेसबुक का एक पेज खुला जिस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह फेक वीडियो दिखाई दिया। इस व्यक्ति ने इसी साल 7 मई से लेकर 29 मई के बीच अलग अलग बैंक खातों में करीब 65 लाख रुपए जमा किए, लेकिन बाद में पता चला कि उसके साथ ठगी हो चुकी है। यह वीडियो डीप फेक था, फर्जी था, और उसका सारा पैसा डूब गया। इस व्यक्ति की शिकायत पर देहरादून एसटीएफ ने नितिन गौर व निक्कू बाबू नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से क्यूआर स्कैनर, मोबाइल फोन, टैब, सिम कार्ड, डेबिट कार्ड, चेकबुक और फर्जी मोहरें बरामद की गई हैं। इस मामले में एसटीएफ के एसएसपी नवदीप सिंह ने बताया कि ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म से सतर्क रहना चाहिए। किसी भी ईमेल, संदिग्ध मैसेज या लिंक पर क्लिक न करें और कोई अनजान एप्लीकेशन डाउनलोड न करें। देखिए, विगत में ये डीप फेक वीडियोस जो एआई जनरेटेड वीडियोस हैं, उसमें जो लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं हमारी कंट्री के और ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, उनके जो है डीप फेक वीडियोस बना के इस तरीके से ये सोशल मीडिया पे डाले जाते हैं और उनको एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहा जाता है, और जब उस लिंक को क्लिक करके विक्टिम एंटर होता है तो उनको एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म दिया जाता है जिसमें कि उनसे पैसे इन्वेस्ट कराए जाते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म पे अगर जो इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें बहुत संभावना होती है फ्रॉड होने की, और इस प्रकरण में भी ऐसा ही हुआ। इसके लिए अगर कोई स्टॉक मार्केट में, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है तो जितने भी हमारे बैंक्स हैं, सरकारी हों चाहे प्राइवेट हों, वो डीमेट अकाउंट की सुविधा देते हैं, उसके माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहिए। और ये जो सोशल मीडिया पे इस प्रकार के डीप फेक वीडियोस प्रचलित हैं, इसको हटाने की कार्रवाई लगातार की जाती है। ये फिर से डाल दिए जाते हैं और उनको लगातार हम लोग I4C के माध्यम से रिमूव कराते रहते हैं। जिस तरह से फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण का डीप फेक वीडियो बना, लोगों को फर्जी वीडियो के जरिए इन्वेस्टमेंट के बहाने लूटा गया, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इन्वेस्टमेंट के बारे में ऐसे फर्जी वीडियोस मुकेश अंबानी, नारायण मूर्ति जैसे क्रेडिबल लोगों के भी बनाए जाते हैं। इसीलिए सावधान रहने की जरूरत है। मैंने आपको कई बार बताया कि मैं भी डीप फेक वीडियोस का विक्टिम हूं। वीडियो बिल्कुल मेरे जैसा दिखेगा, उस पर एआई जनरेटेड वॉइस ओवर लगाकर कभी दवाइयां बेची जाती हैं, कभी इन्वेस्टमेंट का ऑफर दिया जाता है।
मैं तो शुक्रगुजार हूं अपने व्यूअर्स का जो टाइम टाइम पर ऐसे फर्जी वीडियोस के बारे में मुझे बताते हैं और फिर हमारी लीगल टीम कोर्ट के ऑर्डर से उन डीप फेक वीडियोस को डिलीट करवाती है। लेकिन बार बार नए नए तरह के फेक वीडियोस आते रहते हैं, इसलिए आप अलर्ट रहें। सिर्फ उन वीडियोस पर यकीन करें जो मेरे या इंडिया टीवी के ऑफिशियल हैंडल से पोस्ट किए गए हों। अगर आपको कभी किसी वीडियो के फेक होने पर शक हो तो मुझे व्हाट्सएप करें 9350593505 पर या मेल करें mail@indiatv.news.com पर। असल में AI जितने काम की चीज है उतना ही इसका लूट के लिए इस्तेमाल हो रहा है और यह प्रॉब्लम पूरी दुनिया में है। हर जगह इस बात की कोशिश हो रही है कि इसे रोकने के लिए क्या किया जाए। पंजाब से आज चौंकाने वाली खबर आई। पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा को रेप और धोखाधड़ी के एक मामले में पुलिस गिरफ्तार करने गई। पुलिस ने विधायक को अरेस्ट भी कर लिया, लेकिन वो पुलिस की कस्टडी से फरार हो गए। आरोप यह है कि इस दौरान उनके सपोर्टर्स ने पुलिस पर फायरिंग भी की और पुलिस वालों को गाड़ी से कुचलने की कोशिश की, जिससे एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। असल में पटियाला के सनौर से आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा के खिलाफ एक महिला ने FIR दर्ज करवाई है। इस महिला का आरोप है कि विधायक ने खुद को तलाकशुदा बताकर उसके साथ रिश्ता बनाया। 2021 में शादी की, लेकिन शादी के बाद पता चला कि विधायक का अपनी पहली वाइफ के साथ तलाक नहीं हुआ है। इसी मामले में इस महिला ने हरमीत सिंह पठान माजरा के खिलाफ रेप, धोखाधड़ी, धमकी देने और अश्लील मैसेज भेजने के इल्जाम लगाए। महिला की शिकायत पर हरमीत सिंह के खिलाफ कल FIR दर्ज की गई और आज सुबह सुबह भगवंत मान की पुलिस हरमीत सिंह पठान माजरा को गिरफ्तार करने के लिए पंजाब से हरियाणा पहुंच गई। पठान माजरा करनाल में अपने एक रिश्तेदार के घर पर ठहरे हुए थे। जैसे ही पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया, उनके सपोर्टर्स ने हंगामा शुरू कर दिया। पंजाब पुलिस का दावा है कि विधायक के रिश्तेदारों ने गांव वालों के साथ मिलकर पुलिस पर पत्थरबाजी की, पुलिस पर फायरिंग की और हंगामे के बीच मौके का फायदा उठाकर हरमीत सिंह पठान माजरा पुलिस की कस्टडी से फरार हो गए। इसके बाद पुलिस ने हरमीत सिंह के एक साथी बलविंदर को अरेस्ट कर लिया, जिसके पास से 3 हथियार भी बरामद हुए। लेकिन हरमीत सिंह पठान माजरा अभी भी फरार है। पुलिस उनके तलाश में जुटी हुई है। हम सिविल लाइंस थाने में दर्ज रेप केस के सिलसिले में MLA हरमीत सिंह पठान माजरा हरियाणा में रेड करने गए थे। वहां कानूनी तरीके से MLA हरमीत सिंह पठान माजरा को गिरफ्तार किया गया, लेकिन गांव के लोगों की भीड़ और कुछ शरारती तत्वों ने पुलिस पार्टी पर पथराव कर दिया और फायरिंग कर दी। पथराव का सहारा लेकर पठान माजरा मौके से फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने उसके एक साथी बलविंदर सिंह को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 3 हथियार बरामद किए गए हैं और एक गाड़ी बरामद की गई है और हरमीत सिंह पठान माजरा की तलाश जारी है। हालांकि हरमीत सिंह के रिश्तेदार और वकील इस मामले को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि हरमीत सिंह पठान माजरा ने भगवंत मान की सरकार पर पंजाब में बाढ़ के हालात से निपटने में नाकामी के आरोप लगाए। वो 3-4 दिन से लगातार बाढ़ में रिलीफ मैनेजमेंट को लेकर अपनी ही पार्टी की सरकार की आलोचना कर रहे हैं। इसलिए हरमीत सिंह का मुंह बंद कराने के लिए इस पुराने केस को रिवाइव करके हथियार बनाया गया। देखिए, हरमीत सिंह के खिलाफ FIR नंबर 173 1/9/2025 अंडर सेक्शन 376 IPC पुलिस स्टेशन सिविल लाइन पटियाला में रजिस्टर हुई है। जो मैटर पहले ऑनरेबल हाई कोर्ट में पेंडिंग था, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डिस्पोज्ड ऑफ किया। DIG रोपड़ रेंज को इंक्वायरी मार्क की, बट पॉलिटिकल सैनेरियो जो पिछले 2 दिन में चेंज हुआ बाढ़ की वजह से, ये FIR उसका आउटकम है। अगेंस्ट द लॉ, अगेंस्ट द फैक्ट्स एंड टोटली अ टग ऑफ वॉर बिटवीन द पॉलिटिकल पीपल एंड द ब्यूरोक्रेसी। इंटरेस्टिंग बात यह कि इस मामले में BJP के नेता भी आम आदमी पार्टी के विधायक को सपोर्ट कर रहे हैं। पंजाब BJP के नेता अनिल सरीन ने कहा, जो भी अरविंद केजरीवाल या भगवंत मान के खिलाफ आवाज उठाता है, उसको डराने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार इसी तरह की हरकत करती है। हरमीत सिंह के खिलाफ पुलिस एक्शन इसका सबूत है।
बहुत ही अजीब स्थिति है पंजाब की। जो भी आम आदमी पार्टी की सुप्रीमो के खिलाफ बोलता है उसको ऊपर आरोप लगाकर केस दर्ज कर कर उसको डराया धमकाया जाता है। और इसी कड़ी में सनौर से आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा पिछले 3 दिन से लगातार अपने नेतृत्व के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं। और कोई निजी प्रश्न नहीं उठा रहे, वो प्रश्न उठा रहे हैं कि फ्लड्स को लेकर जो है उसमें व्यवस्था नहीं है। फ्लड्स आ रहे हैं, उनके लिए काम नहीं हो रहा सरकार के द्वारा, और उनकी आवाज को दबाने के लिए उनके ऊपर केस डाले जाते हैं। और केस भी वो जो 3 साल पुराने हैं, इंस्टेंस का हवाला दिया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर उस केस में सच्चाई है तो 3 साल आपने उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं किया? हालांकि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इन सारे आरोपों को गलत बताया। बलतेज सिंह पन्नू ने कहा हरमीत सिंह को मालूम था कि रेप के केस में उनकी गिरफ्तारी तय है, इसीलिए वो मामले को डाइवर्ट करने के लिए सरकार के खिलाफ बोलने लगे। नहीं, वो इस वजह से बोल रहे थे क्योंकि उनको मालूम पड़ गया था कि वो औरत शिकायत लेके पुलिस के पास चली गई है और पुलिस इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करके किसी समय भी उनके ऊपर मामला दर्ज कर सकती है। इसीलिए वो ध्यान भटकाने के लिए दूसरा इशू उठा रहे थे ताकि डाइवर्ट किया जा सके। जिस विधायक पर महिला ने धोखा देने का इल्जाम लगाया, जो विधायक पुलिस की कस्टडी से फरार हो गया, वो कोई दूध का धुला तो हो नहीं सकता। हर थोड़े दिन में आम आदमी पार्टी के किसी एमएलए या किसी मंत्री पर आरोप लगते हैं, फिर वो अपनी सरकार के खिलाफ इल्जाम लगाते हैं। अब ये आम आदमी पार्टी को सोचना है कि उन्होंने कैसे कैसे नगीनों को चुनाव लड़वाया, कैसे कैसे हीरो को चुन चुनकर मंत्री बनाया। हालांकि इस वक्त पंजाब में बाढ़ से हालत वाकई में बहुत खराब है। मैं आपको पंजाब का दिल दहलाने वाला हाल बताता हूं। पंजाब इस वक्त 37 साल की सबसे भयंकर बाढ़ का सामना कर रहा है। सतलुज, ब्यास, रावी और घग्गर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। गुरदासपुर, पठानकोट, कपूरथला, तरन, फिरोजपुर, होशियारपुर, अमृतसर और जालंधर समेत 23 जिलों में हालात खराब हैं। 1000 से ज्यादा गांव पानी में डूबे हुए हैं। गांव में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए सेना की मदद ली जा रही है। सेना ने पंजाब में राहत और बचाव के लिए 20 हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। सेना के अलावा एनडीआरएफ, बीएसएफ और पुलिस के जवान भी राहत और बचाव के काम में जुटे हैं। हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री बाढ़ प्रभावित इलाकों में गिराई जा रही है। अब तक 16,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया गया है। हालांकि कई इलाकों में पानी से घिरे होने के बावजूद लोग अपना घर बार छोड़कर जाने को तैयार नहीं है। 1988 के बाद आई अब तक की सबसे भयानक बाढ़ से पंजाब में 2.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। 30 लोगों की तो जान चली गई है। ब्यास नदी का पानी पूरे कैचमेंट एरिया में फैल गया है, जिससे हजारों एकड़ खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार से गुजारिश की है कि पंजाब के हिस्से के 60,000 करोड़ रुपए दे दिए जाएं, तभी पंजाब सरकार बाढ़ पीड़ितों की मदद कर पाएगी। पंजाब के अलावा इस समय हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश से हालत खराब है। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से 300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। उत्तराखंड में भी आज भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि अगले 24 से 48 घंटे राज्य के लिए बेहद अहम होंगे। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को अलर्ट रहने को कहा गया है। जम्मू कश्मीर में भी भारी बारिश और क्लाउड बर्स्ट का रेड अलर्ट जारी किया गया है। फ्लैश फ्लड आने की आशंका जताई गई है। दिल्ली एनसीआर में भी मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में पुराने रेलवे पुल को ट्रैफिक के लिए बंद करना पड़ा है। गाजियाबाद और नोएडा में भी बारिश की वजह से कल स्कूल बंद रहेंगे। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में अगले 48 घंटों में भारी बारिश की आशंका जताई है। वैसे इस बार दिल्ली एनसीआर में बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कल और आज की बारिश के बाद गुरुग्राम का जो हाल हुआ
जो तस्वीरें सामने आई वो डराने वाली है। मिलेनियम सिटी, गुरुग्राम के ज्यादातर पॉश इलाके पानी में डूब गए। हर जगह पानी भरा, हर जगह जाम लगा। गुरुग्राम के राजीव चौक, हीरो होंडा चौक, इफ्को चौक और खिड़की टोल प्लाजा की सड़कों पर तो कई कई फीट पानी भरा रहा। इसके अलावा गुरुग्राम के सदर, नरसिंहपुर, शीतला माता मंदिर रोड, अग्रसेन चौक, सेक्टर 15, महरौली रोड, ओल्ड दिल्ली रोड और द्वारका रोड जैसी सड़कों पर तो इतना पानी था कि लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। लगातार बारिश की वजह से राजीव चौक और बजघेरा अंडरपास जैसे मेजर रूट पर ट्रैफिक थम गया। दिल्ली से गुरुग्राम जाने वाली और गुरुग्राम से दिल्ली और जयपुर आने वाली सड़कें चौक हो गई। 8 किलोमीटर का लंबा जाम लगा रहा। जो लोग शाम को दफ्तर से निकले वो आधी रात के बाद घर पहुंचे। जो दूरी 20 मिनट में तय हो जाती थी उसे तय करने में 4-4, 5-5 घंटे लग गए। पानी निकालने के लिए माता मंदिर रोड, सदर, राजीव चौक और दूसरे मेजर चोकिंग पॉइंट पर वाटर पंप लगाए गए। रात भर पानी निकाला गया, लेकिन सुबह फिर बारिश हुई और हालात फिर बिगड़ गए। गुरुग्राम के प्रशासन ने स्कूल बंद करने का आदेश दिया है, लोगों को वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दी है और बड़े बड़े अधिकारी गुरुग्राम को पूरी तरह डूबने से बचाने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। गुरुग्राम में सड़कों पर भरे पानी और जाम से जूझने के बाद लोगों ने कहा कि सरकार के खजाने में हजारों करोड़ देने वाला गुरुग्राम अनाथ है। यहां सरकार की व्यवस्था पूरी तरह फेल है। गुरुग्राम में करोड़ों के फ्लैट में खरीदने वाले लोग कीड़े मकोड़ों वाली जिंदगी बसर करने को मजबूर हैं। ऐसे हालात के लोग किसे जिम्मेदार ठहराएं, किससे अपना दुख शेयर करें? गुरुग्राम के लोगों का कसूर क्या है? उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा कि उन्हें 2-2 घंटे जाम में खड़े रहना पड़ता है? क्या उनका गुनाह यह है कि गुरुग्राम में रहने वाले और काम करने वाले हर साल 1 लाख करोड़ का टैक्स देते हैं? क्या उनका कसूर यह है कि हरियाणा का 45% जीएसटी सिर्फ गुरुग्राम से कलेक्ट होता है और इसी जीएसटी की वजह से हरियाणा का जीएसटी कलेक्शन पंजाब के मुकाबले 5 गुना है? क्या गुरुग्राम के लोगों का कसूर यह है कि वो एक्साइज के नाम पर हरियाणा को 27% रेवेन्यू देते हैं? गुरुग्राम में रहने वाले लोग रोड टैक्स देते हैं, टोल टैक्स देते हैं और इतने सारे टैक्सेस के बदले हर साल हरियाणा की सड़कें नदी और नालों में तब्दील हो जाती हैं। 50-50 करोड़ के फ्लैट पे रहने वालों का घर से निकलना बंद हो जाता है। गुरुग्राम में बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिनमें काम करने वाले दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों से आते हैं और बात दूर तलक जाती है। पूरी दुनिया में गुरुग्राम का नाम खराब हो रहा है और यह कोई एक बार की बात नहीं है, हर साल की यही कहानी है। इसको कौन ठीक करेगा? गुरुग्राम के लोगों की सुध कौन लेगा? इसका जवाब देने वाला भी कोई नहीं है।